सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सोनू, सुरेश, श्वेता, शैलेंद्र सभी एस वाले नाम वाले ही हैं क्या आज? सोनू, सुरेश, श्वेता, शैलेंद्र और कोई भाई एस से नाम वाला? चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 22 रहने वाला है। MS ठाकुर, गुड गुड, बस अपने आप फिल इन द ब्लैंक कर लो। मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग लगा लो, जैसा है ना। गुड मॉर्निंग लबानी, और जितने लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, निकिता, रानी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें, ठीक है। तो ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 तक ये डील करते हैं। इनके मेनली जो प्रोविजन है क्वालिफिकेशन, जैसे आर्टिकल नंबर 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल बी द एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, चाहे वो CDS हो, चाहे CAPF हो या फिर NDA हो, आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ दिया हुआ है। हाँ, कुछ हैं जैसे कि आर्टिकल 74, 75, 78 कुछ हैं, लेकिन आप आर्टिकल से ज़्यादा है कि उसमें क्या प्रोविज़न है और उसकी थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें। जैसे कि आर्टिकल ऐसे ही, जैसे आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 बोलता है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो उसी तरह आर्टिकल नंबर 58 है जो इसके क्वालिफिकेशन से डील करता है। और इसके क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो क्या है क्वालिफिकेशंस? सबसे पहला ऑब्वियस है, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी एज बात करें, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 इसकी मिनिमम एज होती है। और यही आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की भी होती है, और यही एज गवर्नर की भी होती है मिनिमम। लोकसभा राज्यसभा की केस में डिफरेंट होती है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा केस में डिफरेंट होती है। लोकसभा का होता है 25 और राज्यसभा का होता है 30। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए याद रखिएगा 21 साल मिनिमम एज होती है। बाकी इसमें क्या है, बाकी क्वालिफिकेशन एज हो गया, और ही शुड बी क्वालिफाइड, ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज, और ही शुड बी टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज लोकसभा मेंबर। यानी कि जो भी एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो इसके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बाकी प्रोविजंस ना ऐड करने पड़े। इसी वजह से इस प्रोविजन को हमने ऐड कर दिया। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करने होना चाहिए। अब ये बताइए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि जहाँ से भी गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उसको, उस ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ये बताइए जल्दी से, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है? क्या ये डिफाइंड है या फिर नहीं है? तो चलिए एनालाइज कर लेते हैं स्टेटमेंट्स को, एक सेकेंड। तो पहला है ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ईदर हाउस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर का बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए। तो पहला वाला हुआ गलत। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल वो डिटरमाइन कर सकता है, बट उसको कम नहीं कर सकता है, बिकॉज इसका जो प्रेसिडेंट का अलाउंस है वो आपको पता होना चाहिए, सेकेंड शेड्यूल में मैंशनड है, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में मेंशनड है इसका अलावेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 2 ओनली। और अगर बात करें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तो ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और अगर आपको पूरी श्योरिटी नहीं है कि वो डिफाइंड नहीं है, तो गो विद कि भाई वो डिफाइंड नहीं होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, माइनॉरिटी हो गया, ये चीज़ें डिस्क्राइब्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन देते हैं डिफरेंट केसेस में, जजमेंट्स देते हैं, उसी से ही ये डिसाइड किया था कि हाँ भाई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। कल को पता चले हो, जैसे कि आज कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कल कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई किसी केस में और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन चेंज कर सकता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या लैंग्वेज यूज़ होगी, इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं? एनी ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग business in the parliament. A member can address the house in
हिज मदर टंग, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर neither 1 nor 2? बताइए। निकिता नो, रोहित सही है, सभी का डिफाइंड नहीं है। चलो, तो अगर बात करें एनी ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ये बोला था कि जो पार्लियामेंट का बिजनेस है वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में ट्रांजैक्ट होगा। अब उसने बोला था कि 15 साल बाद इस इंग्लिश को डिसकॉन्टिन्यू कर देना, ठीक है, 15 साल बाद डिसकॉन्टिन्यू होना था। बट एक एक्ट आया था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, जिसने कि जो 1983 के टाइम पे आया था, इसने इसको और एक्सटेंड कर दिया यूज़ ऑफ इंग्लिश इन द पार्लियामेंट। तो ये पहला वाला गलत हुआ, एनी ऑफ द लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो उसमें लिखा हुआ है। और अ मेंबर कैन एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग, बिल्कुल कर सकता है, बट ये याद रखिएगा कि भाई प्रायर परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस हाउस में है, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अच्छा, 8th शेड्यूल की बात आई है तो जल्दी से ये कमेंट सेक्शन बताइए कि 8th शेड्यूल में करंटली कितनी लैंग्वेजेस हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल कितनी लैंग्वेजेस थी। तो याद रखिएगा टोटल 14 लैंग्वेजेस थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस हैं। आप ये बताइए क्या भोजपुरी, जो भोजपुरी लैंग्वेज है, क्या ये 8th शेड्यूल में मैंशनड है या फिर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ही एडजर्न्स मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसॉल्विंग, इससे क्वेश्चन आता ही आता रिपीटेडली, ठीक है, चाहे वो CDS एग्जाम हो चाहे CAPF। अब सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ही एडजर्न्स द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कौन, ये प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ही नॉमिनेट्स टू, नहीं बिल्कुल सही है शैलेंद्र। क्या फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नहीं है, ध्यान रखना वो नहीं है, ठीक है, नहीं भोजपुरी नहीं है, ठीक है, मैथिली है। ही नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। अब दूसरा तो यार तुम्हें पता होगा कि ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इसको 104th अमेंडमेंट से इस प्रोविजन को हटा दिया गया था। 104th अमेंडमेंट ने 2 काम किए थे। एक तो जो 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, जो प्रेसिडेंट करता था पहले, उसको ख़त्म कर दिया। और SC STs के जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया इन दी लोकसभा एंड दी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये एडजर्न करता है। तो ध्यान रखना, ये जो टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके मीनिंग ध्यान से समझ लेना। एडजर्नमेंट होता है, एक होता है एडजर्नमेंट सिने डाई, ठीक है, एडजर्नमेंट सिने डाई। एक होता है प्रोरोगेशन, और एक होता है डिसॉल्विंग, ठीक है। एक होता है प्रोरोगेशन और एक होता है डिसॉल्विंग। तो एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट होता है, पहली बात तो एडजर्नमेंट करता कौन है? एडजर्नमेंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे ही मैंने बोला, यानी कि मैं ये अब बताना चाह रहा हूँ आपको, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है। उस दिन की क्या जाती है, पूरी जो सिटिंग है वो सब चली जाती है, यानी पूरा दिन का जितना भी बिजनेस होना है वो सब खत्म, निरस्त। अब अगले दिन हम मिलेंगे। एडजर्नमेंट में होता क्या है, स्पीकर या चेयरमैन जहाँ पे भी हो रहा है, आज भाई छुट्टी तुम लोगों की, घर जाओ, कल आना इतने टाइम या फिर परसों आना इतने टाइम, या फिर जिस कोई डेट इसमें देगा कि इतने टाइम आना, ठीक है। और एडजर्नमेंट सिने डाई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। और ये यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है। मैं लिख देता हूँ कि दोनों के केस में ये आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। और जैसे मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा तो मैंने आपको ये बता दिया कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है। अब एडजर्नमेंट सिने डाई एडजर्नमेंट से ऐसे अलग है बिकॉज यहाँ पे ये सिटिंग खत्म हो जाती है विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, यानी कि कब मिलेंगे उसका कोई डेट नहीं बताता है। और ये एक तरह से सिग्नल दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि तुम अब आओ और प्रोरोग कर डालो। प्रोरोग क्या है? सेशन को ही उड़ा डाला, ठीक है। प्रोरोग क्या है? वो सिटिंग तो जाएगी ही जाएगी, सेशन भी उड़ जाएगा, सेशन साथ में जाएगा, पूरा सेशन उड़ जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये करता है हमारा देश का जो राष्ट्रपति होता है, महिमा क्या बोलते हैं इसको, महिमा मंडल क्या बोलते हैं, महिमा मुख, प्रेसिडेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, ठीक। तो प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन करता है और ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों हो सकता है। बट जो डिसॉल्विंग है ये सबसे बड़ा टर्म है, ये ऑर्डर में लिख रखा है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एडजर्नमेंट से बड़ा है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन से बड़ा है डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग, अब आपको ही पता है डिसॉल्व कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकता है और राज्यसभा नहीं हो सकता है। और ये भी करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ
किसकी एडवाइस पे करता है, याद रखिएगा, हर काम वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। सिर्फ कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पे, जैसे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फिर वहाँ पे नहीं जाएगा भाई काउंसिल ऑफ, हम तुमको डिसॉल्व कर दें, मैं तो हम तुमको कर दें, ऐसा तो होगा नहीं कि हम तुमको हटा दें, नहीं बोलेंगे नहीं हटाओ। अब वो वाला वर्ड याद आ रहा है जो पाकिस्तानी मीम, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे करता है डिसॉल्व, और कौन सा हाउस होता है, सिर्फ लोकसभा, ठीक है, क्लियर होती है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि किस तरह के बिल लैप्स होते हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा पेंडिंग नोटिस लैप्स होते हैं, बिल लैप्स नहीं होते हैं। सिर्फ पेंडिंग जो नोटिस होते हैं ये लैप्स होते हैं, बिल्स जो होते हैं वो लैप्स नहीं होते हैं। डिसॉल्विंग के केस में कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, कौन से नहीं होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो हो जाएंगे वो होते हैं, ठीक है। कौन से नहीं होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, एक तो वो जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और वहीं पेंडिंग है, ठीक है, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और वहीं पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा, दोनों हाउसेस से पास हो गया, ठीक है, दोनों हाउसेस से पास हो गया, प्रेसिडेंट सर की एसेंट बाकी है। दोनों हाउसेस से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच भी गया और उन्होंने कोई अपना सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर लिया था, फिर से इसको रिकंसिडर करने के लिए भेजा था, वो भी लैप्स नहीं होता है। बाकी सारे लैप्स हो जाते हैं इन तीन को छोड़ के, क्लियर है। मारो वाला नहीं, मारो वाला नहीं, हाँ हारमोनियम वाला हारमोनियम वाला, बिल्कुल ठीक है। तो एक सेकेंड, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो आंसर तो दूसरा गलत है, ये एडजर्न्स मीटिंग एडजर्न नहीं करता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। सर जीके का सेक्शन करवा दो, खुजली हो रही है। अच्छा एक मलहम आता है वो बीटेक्स करके, क्या नाम होता है, उसमें बहुत पहले एडवर्टाइज आता था, ये मजबूर है लेकिन आप नहीं तो वो वाला यूज़ करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर द बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो आरपीए 1951 में इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने रखा है, बट मतलब ऐसा नहीं कि पूरे प्रोविज़न रटने बैठ जाओ तुम आरपीए 1951 के और आरपीए 1950 के, ठीक है। मैं आपको बता दूं इनमें से 3 प्रोविज़न तो हैं आरपीए 1951 के, बट एक है 1950 वाला, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल दिया, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरपीए 1951 में दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए क्वालिफिकेशंस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्टेन क्वालिफिकेशन देने के बाद बोला है कि एक आखिरी में बोला है कि एज पार्लियामेंट डिसाइड, तो पार्लियामेंट ने फिर आरपीए 1950 बनाया था 1951, तो क्वालिफिकेशन उसने 1950, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ मैंशनड है, और बाकी फिर एक प्रोविजन उसने एक लाइन लास्ट में ऐड कर दी कि जैसा पार्लियामेंट, और इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 साल से ज़्यादा के केस में जेल गया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो है आपका एक डिसक्वालिफिकेशन का ग्राउंड जो आरपीए 1951 में मेंशन्ड है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो डिसक्वालिफिकेशन है 2 जेल वाला, 2 या 2 से ज़्यादा साल, क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू है क्या? अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है किसी का तो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, सॉरी ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, याद रखिएगा क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स जो है आपका आरपीए 1950 में दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर। और अच्छा बताइए, वोटर की जो मिनिमम एज है वोटिंग की आपको पता है 21 है, लेकिन पहले 18 है, लेकिन पहले 21 होती थी। इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये डिक्लेयर किया गया था, मतलब डिक्रीज़ किया गया था, और वो अमेंडमेंट कब हुआ था? बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है कि उसने अमेंडमेंट दिया, सामने ईयर दे दिया और आपको मैच करने के लिए पूछ लिया। गजब बेइज्जती है यार विजय पथ स्टूडेंट, अब तुम यहाँ पे आओगे तुम्हारी बेइज्जती तो होगी, हैं? वहीं रहो जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए, बाकी रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम से, खुजली उजली हुआ करे तो खुद ही शांत कर लिया करो, है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, बिल्कुल ये सारी चीज़ें, इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा दैट वाज डन थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट वाज डन इन 1988, ठीक है, 1988, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन है 425। तो ये है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस डज नॉट सब्सक्राइब टू एन ओथ। अब मान लो कोई एक अड़ियल अडिग टाइप ऐसा है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं गलफुल्ला, क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब वो बोल रहा है कि हम ओथ नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे, तो वैसा टाइप है। तो अगर वो शपथ नहीं लेगा, कोई ओथ नहीं लेगा, तो फिर उसके साथ क्या होगा? ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बट नॉट वोट, ही इज़ एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। बताइए, तो यहाँ पे अगर कोई ओथ नहीं लेता है तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बट नॉट वोट, बिल्कुल गलत है,
पार्टिसिपेट ना तो कर सकता, ना ही बिल्कुल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर उसने बिना शपथ लिए किया भी करने की कोशिश की तो हर रोज़ 500 रुपया का जो है पत्ती कटेगा उसका, ठीक है। ही इज़ एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम शपथ नहीं लोगे कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। ना ही वोट और ना ही पार्टिसिपेट कर सकता। ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। अब जल्दी से ये बताइए ओथ दिलाता कौन है? ओथ दिलाता कौन है? जैसे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही तो ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। लेकिन सर आपने तो प्रोटेम स्पीकर बताया था लोकसभा के केस में, तो बिल्कुल यहाँ पे पूरा जो लिखा हुआ प्रेसिडेंट और एनी सच मेंबर और एनी सच ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर देता है? अरे हमें तो इतना टाइम, मतलब टाइम तो काफ़ी है लेकिन यार मन नहीं हो रहा, तुम इनको ओथ दिला दो, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर को ये अपॉइंट कर देता है जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। तो जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है इन सबको ओथ दिला देता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 426। दीज आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक डिपोजिशनल फीचर्स कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल विथ सम मासेज ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, वन एंड ऑफ देम फेसिंग द ग्लेशियर कॉल्ड द स्टॉस एंड इज ब्लंटर एंड स्टीपर, ठीक है, ब्लंटर एंड स्टीपर एंड कॉल्ड द स्टॉस एंड इज ब्लंटर एंड स्टीपर दैन द अदर एंड कॉल्ड द टेल। और ये आपका देख सकते हैं, ये आपका टेल, ये स्टीप है, ठीक है। दे गिव एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कैच करनी थी और आंसर आ जाता। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी सर ओवल शेप्ड। मैंने बार बार आपको अभी जब लैंडफॉर्म का वो वीडियो डाला था या फिर जो मैंने बैच में पढ़ाया है कि ओवल शेप्ड मतलब जो ड्रम कैसा होता है, ओवल शेप, ड्रमलिन हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिपोजिशनल फीचर लिखा हुआ है। सिरेटेड रिच तो इरोजनल फीचर होता ही है, ठीक है। ये आपका कैसा होता है? इरोजनल फीचर होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों पढ़ाए थे ना, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो इरोजनल में क्या क्या पढ़ाया था मैंने? ग्लेशियल वैली हो गई, वैली चाहे किसी भी चीज़ की हो इरोजनल ही होती है, ठीक है। हॉर्न पढ़ाया था, सिरेटेड रिज पढ़ाया था, ठीक है, हॉर्न, सिरेटेड रिज। हैंगिंग वैली पढ़ाया था, लटकती हुई वैली, ठीक है, लटकती हुई घाटी। और हैंगिंग वैली क्या होता है मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये मेन वैली है और यहाँ से जब आता है तो यहाँ पे क्योंकि कम इरोजन होता है तो थोड़ा सा ऐसा एलिवेशन हो जाता है तो ऐसे लगता है हैंग कर रहा है, ठीक है, ये वैली। तो हैंगिंग वैली हो गया, सिरेटेड रिज हो गया, हॉर्न हो गया, ग्लेशियल वैली हो गया। और बात करें डिपोजिशनल की तो 3 ही याद रखने हैं, एस्कर, 4 याद रख कर लीजिए, एस्कर, ड्रमलिन और मोरेन्स और ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। अब ड्रमलिन तो आप समझ गए, ओवल शेप टाइप, ठीक है। और एस्कर क्या होते हैं? एस्कर में मैंने आपको क्या बताया था, समझाया था, रिस्कर, नीचे रिस्कर। जब ये ऐसा आता है ना वैली, ठीक है, जब ऐसे ग्लेशियर नीचे नीचे आते हैं तो नीचे नीचे जो ऊपर लाता है ऊपर से, ठीक है, नीचे, तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एस्कर। ये लॉन्ग रेंज टाइप होती हैं, ठीक है, लॉन्ग रेंज होती हैं स्ट्रैटिफाइड सैंड की, याद रखिएगा इनका कीवर्ड है स्ट्रैटिफाइड सैंड, ठीक है। और अगर मोरेन्स की बात करें तो इसमें मोरेन्स में याद रखिएगा लॉन्ग रिज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल। अब ये मैं क्यों आपको बता देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे जैसे यहाँ पे भी तुम क्यों पहचान पाए, तुमने ओवल शेप्ड देखा तुम इसलिए पहचान पाए। अगर तुम समझ लेते, चाहे जितना समझ लेते, लेकिन अगर कीवर्ड याद ना होता तो आप क्वेश्चन ना कर पाते, बहुत मुश्किल होती। तो इस वजह से ये कीवर्ड पता होना चाहिए कि भाई इसमें लॉन्ग रिज ऑफ डिपॉजिट्स मोरेन्स में कीवर्ड है, स्ट्रैटिफाइड सैंड ये एस्कर में कीवर्ड है। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर comparatively higher in elevation to the eastern Ghats. The western Ghats are less continuous than the eastern Ghats. The average height of western Ghats increases from north to south. ये क्वेश्चन तो एकदम उड़ा डालो आप, ठीक है, न जाने कितनी बार क्वेश्चन को कर चुके हैं कि वेस्टर्न घाट हायर एलिवेशन में, बिल्कुल बात सही है। वेस्टर्न घाट और लेस कॉन्टिन्यूस, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट और लेस कॉन्टिन्यूस बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर रिवर्स आती हैं जिसको उसको बीच से तोड़ देती हैं, तो उतना कॉन्टीन्यूटी बन नहीं पाती है, तो दैट इज़ वाई सेकेंड वाला गलत है। और अगर ये गलत है तो अपने आप ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। याद रखना, नॉर्थ से साउथ में वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीज होती है। सर वो आपने क्या बताया था, डंबल शेप होता है, बीच में पतला होता है, यहाँ पे बीच में नैरोअर होता है और एंड्स में वाइडर होता है, ये क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, ये होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये घाट्स हैं। हम यहाँ पे ये बताया था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। और अगर घाट्स की बात करेंगे, नॉर्थ से साउथ में इनका एलिवेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सभी का सही है। सुरेश, लबानी, श्वेता, निकिता, शुभम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। और बाकी यार मैं कितनी बार तुम्हें अब बताऊँ, ठीक है, मैं थक गया हूँ कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है जो कि अनामलाई हिल्स पे है। इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक दौड़ा बेटा है जो नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी हिल्स वही हैं जहाँ पे दो लोगों का मिलन होता है। वो दो लोग कौन हैं? वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट हैं, ठीक है। यहीं पे ही एक नीलगिरी तहार भी देखने को मिलता है, नीलगिरी तहार, जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। बकरी जैसा टाइप होता है, ठीक है, और मतलब काफ़ी स्टीप स्लोप्स में चढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे तमिलनाडु, क्योंकि अभी न्यूज़ वगैरह में भी था ये। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन चलो अच्छा ये बता दो, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है ये आप बता दो, ठीक है। और चलो, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट्स के पास आपको यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का क्या नाम है बताइए जल्दी से। उन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं शोलाज, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? दे आर स्प्रेड आउट इन 5 इंडियन स्टेट्स, दे आर ब्रॉडर इन द मिडल एंड गेट नैरोअर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, द मालाबार स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज बैक वाटर्स कॉल्ड कयाल्स। बताइए। सोते सोते पूछ लो तो बिल्कुल सोते सोते ये मतलब होना चाहिए इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि ये, क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखो तो ये चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट होती हैं। जो चीज़ें बार बार, और थीम बेस्ड लेक्चर में आज आप लोगों को अगला लेक्चर मिलेगा एंड दैट विल बी, जो वो क्वेश्चन आता है ना हिस्टोसोल ऑक्सीसोल वाला, वो मैं क्लियर करवाऊंगा आपका, ठीक है। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो आज मैं देने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाऊंगा तो उतना टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं प्रिपेयर कर लूँगा। तो जो मैंने पीपीटीज़ बनाई थी, ठीक है, उसी को मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों के ग्रुप में अपलोड करने वाला हूँ, परमार ऑफिसर्स। तो जनवरी का पीपीटी के फॉर्म में रहेगा तो उसको वैसे कर लेना। बाकी मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में जैसे पहले वहाँ पीडीएफ वगैरह देता था ना, तो वैसे ही मैं दूंगा। वो बाकी का करंट अफेयर होगा एक्सेप्ट जनवरी का उसमें नहीं होगा। जनवरी के लिए जो मैं दूंगा आज, ठीक है, अपलोड करूँगा अभी लेक्चर खत्म होने के बाद, तो वहाँ से आपको करना होगा, ठीक है। जिंदा गाड़ा महेंद्रगिरी दोनों सही है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे 5 स्टेट में है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 स्टेट्स में, सब स्टेट्स के नाम बताए थे मैंने आपको। दे आर ब्रॉडर इन द मिडल एंड गेट, उल्टा लिखा हुआ है ना, नैरोअर इन द, आप सीधे डम्बल को याद रखो, ठीक है। नैरो इन द मिडल एंड वाइडर इन द नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा गलत हुआ। द मालाबार स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज बैक वाटर्स कॉल्ड कयाल्स। इनको बैक वाटर्स क्या होते हैं? जैसे समुद्र का पानी होता है, लौट क्या आता है? बैक मारता है। जब बैक मारता है तो यहाँ पे ऐसे लेक से बन जाता है, दैट आर कॉल्ड एज बैक वाटर्स, कयाल्स, लगून्स, ठीक है, लगून्स। और यहाँ पे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे लेक्स, जैसे कि आपका है वेम्बानद, जो कि सबसे लंबा, वेम्बानद लेक जो कि सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, याद रखिएगा, सबसे लंबा लेक है, ठीक है। अष्टमुड़ी, ठीक है, वेम्बानद नीचे है, अष्टमुड़ी ऊपर है, और दोनों ही केरल में है, ठीक है, अष्टमुड़ी। और यहीं पे ही एक ट्रॉफी होती मैंने आपको बताई थी, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई, वो कौन सी ट्रॉफी है बताइए? फेब का भी भेज देना सर जी, फेब का, ठीक, फेब का भी कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे बोट रेस होती है, बोट रेस नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ थर्ड वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 429 एंड द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिवर वंशधारा। तो जो रिवर वंशधारा उसके रिगार्डिंग यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन ऋषिकुल्या एंड गोदावरी। द रिवर पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। सही है, नेहरू ट्रॉफी सबका, ठीक है। और बोड्डेपल्ली राजगोपाला राव प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट टू मीट द इरीगेशन नीड्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंडिपेंडेंट रिवर है, या इसको किसी की ट्रिब्यूटरी मत मानना, ठीक है। गोदावरी वगैरह की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बस ये है कि ये गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच में फ्लो होती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और ये चीज़ इसमें याद रखना कि ऋषिकुल्या जो है ना, ऋषिकुल्या ये है ओलिव रिडले टर्टल, इसके माउथ में जो है ओलिव रिडले टर्टल्स का नेस्टिंग साइट है, बस इतना याद रखना इसमें, ठीक है। तो पहला वाला सही है, द रिवर पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये बात भी बिल्कुल सही है। बोड्डेपल्ली राजगोपाला राव प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट टू मीट द इरीगेशन नीड्स, ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी। तो नहीं, इनको जो भी वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स है, इनको एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कितना रेनफॉल में वेरिएशन है। जैसे कि
फॉर एग्जांपल अगर सबसे कम बारिश जिस दिन हो रही है उसको रिकॉर्ड कर लिया और जिस दिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बारिश हो रही है उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो कहाँ पे इसका जो रेंज है यानी कि जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा और कहाँ पे सबसे कम है। तो मैंने इसका सिंपल आपको फंडा ये बताया था कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पे रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम वहाँ उसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो वेस्टर्न घाट्स आपको पता है, सॉरी वेस्टर्न घाट बोल रहा हूँ, जो वेस्टर्न राजस्थान है यानी जो अरावली का ये जो लीवर्ड साइड है ये आपका ये बहुत कम बारिश रिकॉर्ड करता है, तकरीबन लेस दैन 50 सेंटीमीटर। तो इसकी वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। हमें किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 2 विल बी एट द लास्ट। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता है यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा बारिश इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे मॉनसून जो है स्ट्राइक करता है, साउथ वेस्ट मॉनसून सबसे पहले, और ये जो आपका विंडवर्ड साइड है जैसे आपकी ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इसका ये वाला जो साइड है वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट, ये विंडवर्ड साइड है और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो लीवर्ड साइड है, यानी कि यहाँ उतनी बारिश नहीं होती है। तो वेस्टर्न घाट्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। अब जहाँ रेनफॉल ज़्यादा वहाँ पे वेरिएबिलिटी होगी कम, ठीक है। और वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन की अगर बात करें तो ये बीच में आ जाएगा आपका 132 विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी हो गई, या फिर रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायरनल का मतलब है दिन में जो सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मैंने आपको बताया था कैसे आपको पता लगाना है कि कहाँ पे रेंज ज़्यादा होगा टेम्परेचर का और कहाँ पे कम होगा। तो जो भी इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होंगे, जैसे कि आपका लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, तो ये क्योंकि इंटीरियर में ज़्यादा पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक बैंगलोर हो गया, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, मतलब कैलकाटा वगैरह ये सब हो गया, और चेन्नई हो गया, तो ये सब क्या कोस्ट के किनारे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे वेरिएबिलिटी या फिर सॉरी जो एनुअल रेंज है या फिर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो बहुत कम होगा, लेकिन इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी विच लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो इसमें जो कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि थी क्या कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लॉर्ड किचनर wanted the abolition of the office of military member of the Viceroy's Executive Council, and Lord Curzon strongly opposed this proposal. Lord Kitchener wanted to annul the partition. Lord Kitchener was not in favor of sending an expedition to Egypt. Lord Kitchener advocated a pacifist policy as Britain wanted to avoid the war with Russia, but Lord Curzon, देखो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। था क्या, लॉर्ड कर्जन उस समय वॉइस रॉय था, और ये जो किचनर था ना ये उस समय कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश आर्मी का, बहुत सक्सेसफुल एक्सपेडिशन कैरी करके आया था इजिप्ट में, इंडिया भेजा गया था, ठीक है। अब ये जब आया ना यहाँ पे, तो लॉर्ड किचनर चाहता था कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है आर्मी के रिगार्डिंग तो इसीलिए वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मिलिट्री मेंबर होना चाहिए, ऑफिस इसका एक बनाया जाना चाहिए। लेकिन कर्जन इसके एकदम अपोज में था, जिसकी वजह से कर्जन ने भी रेजिग्नेशन दिया और किचनर जो भाई साहब है उनको भी वापस बुला लिया गया, इंडिया में उनको उतना सर्व नहीं करने दिया गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन दोनों के बीच में आनातानी, पहले बड़े एकदम घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन यही हुआ कि ये चाहता था, किचनर चाहता था कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा तो इसीलिए ऑफिस ऑफ मिलिट्री मेंबर होना चाहिए वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट कर्जन इसके अपोज में था। कर्जन के टाइम पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी याद रखिएगा। आपको बंगाल पार्टीशन तो पता ही होगा, ठीक है, आपको कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट तो पता ही होगा, और आपको ये पता होना चाहिए किसने यंग हस्बैंड कमीशन भेजा था, यंग हस्बैंड कमीशन भेजा था तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में यंग हस्बैंड कमीशन भेजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थियोसॉफिकल मूवमेंट। तो जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। कमेंट में ये बताइए थियोसॉफिकल मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। मैंने आपको बताया था, चलो हिंट देता हूँ, ये उसी साल स्टार्ट हुआ था जब आर्य समाज स्टार्ट हुआ था। बताइए। द मूवमेंट ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ योगा एंड वेदांता स्कूल ऑफ थॉट। तो बिल्कुल थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ जो थी वो काफ़ी हिंदुइज्म से काफ़ी प्रभावित थी, ठीक है। तो पहला वाला सही है। इट वॉज फाउंडेड बाई एनी बेसेंट इन द न्यूयॉर्क सिटी ऑफ द यूएसए, बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको HP ब्लावत्स्की, ठीक है, HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट जो थी, ठीक है, HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट,
ये एक यूएस आर्मी में थी पहले, ठीक है। एमएस हॉलकॉट, इन दोनों लोगों ने बनाया था। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर था। बिल्कुल बात सही है, 1875 में। एनी बेसन जी की बात करें, इन्होंने इसको ज्वाइन किया और फर्दर इसको आगे बढ़ाने में मेन रोल एनी बेसन का था। इन्होंने इसको ज्वाइन किया तकरीबन 1903 में, जब एमएस हॉलकॉट की डेथ हो गई थी तब। और याद रखिएगा, इन लोगों ने इनिशियल सेटअप तो यहाँ पे मारा था न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, बट इसके जो हेडक्वार्टर्स है उसको फिर लेटर शिफ्ट कर दिया गया था अड्यार मद्रास में, ठीक है, अड्यार में। इट एम्ड टू वर्क फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, बिल्कुल सही है, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, कोई डेटा कोई फैक्ट दिया नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में डेटा फैक्ट दिया हुआ ना, एनी बेसन दिया हुआ, न्यूयॉर्क सिटी दिया हुआ है, तो ये फैक्ट्स हैं, तो इस वजह से गलत होने के चांसेस ऐसे स्टेटमेंट्स के ज़्यादा रहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैका रेबिलियन ऑफ 1817। तो पैका रेबिलियन है यहाँ पे 1817 का। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज लेड बाई बक्सी जगबंधु, और दूसरा है, इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन पैकाज रिलीजियस अफेयर एंड रिचुअल्स वॉज द मेन कॉज ऑफ द रेबिलियन। सौरभ कुमार 1875, सुरेश और आईपी लॉजिक। क्या हो गया भाई? बी बड़ा है तो वो होगा, अरे हो बी बड़ा है तो वो होगा। अच्छा, काफ़ी अच्छा लॉजिक है ना? बड़ा छोटा वाला लॉजिक लगा रहे हो। आंसर क्या होगा? पैका रेबिलियन याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। 1817 में चालू हुआ था, बख्शी जगबंधु ने इसको चालू किया था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो रिलीजियस और रिचुअल अफेयर में इंटरफेयर कर रहे थे, ये इनका मेन कॉज था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। और ये जो उड़ीसा वाला रीजन था ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आंसर होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एका मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और इसको किसने स्टार्ट किया था? एका मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? एका बताइए। एका, तो एका याद रखिएगा, ये 1921 के टाइम पे चालू हुआ था, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। और मदारी पासी ने इसको चालू किया था, ठीक है, मदारी पासी। और ये जो अवध वाला रीजन है यूपी में, ठीक है, अवध वगैरह, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एका मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही एक आपका मूवमेंट था, आपको बताना है पबना, ठीक है। जैसे पैका है वैसे पबना स्टार्ट हुआ था। पबना, अच्छा आपको बताना है, चलिए मैं बताता हूँ। ईशान चंद्र रॉय ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था ये बताइए। आई थिंक इसके बारे में सारी मैं आपको बता चुका हूँ, एका भी और पबना भी। ईशान चंद्र रॉय, जो बंगाल वाला रीजन है ना, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? बस ये आपको हिंट देता हूँ, ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। बताइए जल्दी से। मदारी पासी सही है। हाँ, सेशनल टेस्ट शो हो रहा होगा सौरभ, अभी चेक करो, ठीक है। कल शो नहीं हो रहा था, लेकिन आज शो हो रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन आर्मी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट एवर 2 स्टोरे 3D ड्वेलिंग यूनिट एट सूरत, पुणे, अहमदाबाद, नासिक। तो पहला 2 मंजिला 3D ड्वेलिंग यूनिट, 3D मतलब 3D घर, एक तरह से जो 3D इसका पूरा फिगर बन के, और 3D जो मशीन्स होती हैं उनके थ्रू ही इस घर को बनाया गया है। और ये काफ़ी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और बहुत न जाने क्या क्या रेजिस्टेंट है। तो बस ये बताना है आपको, ये कहाँ पे बनाया है? सूरत, पुणे, अहमदाबाद, नासिक। तो याद रखिएगा, ये कंस्ट्रक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में, ठीक है। मदारी एक मूवी भी है, तो क्या किया जाए, मूवी है तो। हाँ, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली एक्सटेंडेड इट्स मिलिट्री सर्विस फ्रॉम 4 months to 1 year। किस कंट्री ने अपनी जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है कि भाई इतना टाइम आपको सर्व करना ही है मिलिट्री में, जो पहले 4 months का टाइम होता था उसको भी बढ़ा के 1 year कर दिया है, ये किस कंट्री ने किया है? चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम? बताइए। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हिस्ट्री में यार पहले मॉडर्न अच्छे से कर लो, और बाकी एंशियंट में आपका जो जैनिज़्म बुद्धिज़्म वाला है उतना, ठीक है, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा आउटपुट रेशियो है नहीं। अभी भी शो नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, उसका मैं देख लूँगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री सर्विस 4 months से 1 year एक्सटेंड करी है किसने? ये करी है ताइवान ने। क्यों ताइवान ने किया है? ड्यू टू द थ्रेट ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना के थ्रेट को लेके मिलिट्री सर्विस को एक्सटेंड किया, बिकॉज चाइना अभी भी मानता है कि जो ताइवान है उसका एक अटूट हिस्सा है, और उसको अगर ज़रूरत पड़ी फोर्स का यूज़ करके तो वो उसको कैप्चर करेगा ही करेगा। तो ये चाइना का मानना है, जिसकी वजह से ताइवान ने, जो कि चाइना के भी रिसेंट के स्टेटमेंट्स है, तो इस वजह से 4 months को बढ़ा के 1 year जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है उसको कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साइंस का। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस? हीलियम गैस 104 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हीलियम एटम के? 52, 26, 13 या फिर 6.5?
ताइवान सही है निशु। चलो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स का आपका फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तो था मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम बात करें गिवन मास कितना है 104, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हीलियम का? मॉलिक्यूलर मास होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सबका सही है। रोहित, शुभम। 52 गलत होगा। ठीक है, 52 गलत। रोहित, तुम्हें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मैसेज को, तुम्हारा सही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 437। A convex lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should an object be placed in front of the lens to get a real image of the सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 5 सेकंड लगने चाहिए। अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं तो आपको चमका नहीं है का सवाल। ठीक है, 5 4 3 2 1 ख़त्म। ठीक है, क्या चमकना था इसमें? मैंने आपको पूरा सब कुछ समझाया था। कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज तो देखो बनती है हर केस में एक्सेप्ट वन केस। और सेम साइज़ कब बनता है? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है ना। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? दैट इज़ 2f होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है? 2f होता है। f कितना है? f 15 है, तो कितना हो जाएगा? 30। ख़त्म। कैलकुलेट नहीं करना था इसमें। कैलकुलेट जो भी कर रहा हो, इसमें फोकल लेंथ इतनी दी है। ठीक है, देखो इसमें तो ऑब्जेक्ट का इमेज और इमेज सब कुछ नहीं दिया है, बिकॉज ये इसको ऐसे ही करना था। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से। कॉन्वेक्स लेंस के केस में याद ये रखिएगा कि कॉनकेव मिरर इज़ इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो चीज़ मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रहा हूँ वही कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड होगा। जैसे कॉनकेव मिरर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अगर वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, एक तो केस था इन्फिनिटी पे, एक था बियॉन्ड सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक था एट सी। ठीक है, एक था आपका बिटवीन एफ एंड सी, ये तो था। एक था एट एफ और एक था बिटवीन। ठीक है, जो आपका फोकस है और जो पोल है या फिर ओरिजिन है वहाँ पे। तो एट सी पे मैंने आपको बताया था सेम साइज़ बनता है और इमेज सी पे ही बनती है, ये बताया था ना आपको। अच्छा है, क्या अच्छा है, हाँ? तो सेम साइज़। और इन सब केस में कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी। और इस केस में आपकी सिर्फ यही केस होता है, एक्सेप्ट यही केस होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज आपकी बनती है। ठीक, और यहाँ पे एनलार्ज्ड होती है। विटामिन ए की वजह से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर जिसको हम ज़ेरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं। ठीक है, ज़ेरोप्थैल्मिया। विटामिन बी के काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 से लेके B12, बट इन जनरल जो आपका याद हमें करना होता है दैट इज़ बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है एंटी स्टेरिलिटी। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी। और विटामिन के की कमी की वजह से होता है आपका जो ब्लड क्लॉटिंग ना होना। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग ना होना, ये होता है आपका विटामिन के की कमी की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स? तो इनमें से किसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम या फिर कॉस्टिक सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका NaHCO3 की बात कर रहा है यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 की बात कर रहा है। जिप्सम यानी कि आपका CaSO4.2H2O की बात कर रहा है। ठीक है, और कॉस्टिक, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या पूछा? फायर एक्सटिंग्विशर। तो कॉस्टिक सोडा आपका NaOH। ठीक है, याद रखिए कॉस्टिक सोडा NaOH और कॉस्टिक पोटैश आपका KOH। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो आंसर इसका होगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। थोड़ा सा रुकिएगा बस 10 सेकेंड के लिए। ठीक है,
चलिए आखिरी क्वेश्चन है, हु गेव द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं कि किसने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया था। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पूरा नाम क्या था? जेम्स पी जूल। ठीक है, चलिए और ये एक अच्छा क्वेश्चन बताइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।